हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, ठीक ठाक। देखो, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपने इस ब्लॉक में लेक्चर नंबर 6, जिसमें बात करेंगे हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड। कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम लोग लेक्चर नंबर 5 में डिस्कस किए थे। बाकी जो रेस्ट केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जो आज के लेक्चर हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर वही बात, लेक्चर को ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो, एक एक बात चमकेगा और चमकता रहेगा। तो स्टार्ट किया जाए। तो हम लोग बात करेंगे आज प्रॉपर्टीज नंबर 3, रिएक्शन विथ H2। रिएक्शन विथ H2 मतलब हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन करेगा कौन? अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स का बात हम लोग कर रहे हैं जी, अल्कली मेटल्स का केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जरा देखना ध्यान से, इस केस में मेटल हाइड्राइड्स are formed, metal hydrides are formed and these are ionic in nature। मतलब ये जो मेटल आपके रिएक्शन करेंगे हाइड्रोजन के साथ अल्कली मेटल, तो मेटल हाइड्राइड बनाएगा और वो किस नेचर का होगा? आयोनिक नेचर का होगा। जैसे ये मेटल मान लेते हैं और यहाँ पे मेटल क्या क्या हो सकते हैं? ये आपके अल्कली मेटल है, जैसे लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, रुबिडियम हो गया, सीजियम। क्योंकि अल्कली मेटल का केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ रहे हैं, इसलिए अल्कली मेटल यहाँ पर लेंगे। और इसके सामने मैंने हाइड्रोजन गैस ले लिया। जब आप रिएक्शन कराएंगे तो ये मेटल हाइड्राइड बनाएगा, इसीलिए मैं शुरू में लिखा हूँ मेटल हाइड्राइड्स बनाते हैं। अच्छा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन कर दो, तो 2m हो जाएगा, तो यहाँ पर भी 2 कर दो, बैलेंस भी कर सकते हैं। तो ये मेटल हाइड्राइड हो गया, इस मेटल ये हाइड्राइड बना दिया, ठीक है। अब जरा देखना ये ध्यान से, ये जो मेटल हाइड्राइड है ये आयोनिक हाइड्राइड कहलाता है, मतलब आयोनिक इन नेचर। ये आयोनिक होता है, क्यों? कि इस पे चार्ज प्लस और इस पे चार्ज माइनस। मतलब ये हाइड्राइड जो है फर्दर टूट के H- दे सकता है, हाइड्राइड आयन दे सकता है, इसको हाइड्राइड बोलते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि जो कंपाउंड हाइड्रोजन निकालता है उसका हम लोग बोलते हैं कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है मतलब जब ये हाइड्रोजन निकालेगा तो इसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन। और जिसका ऑक्सीडेशन होगा तो ये कहलाएंगे आपके पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये जो आपके मेटल के हाइड्राइड्स होते हैं ये पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट कहलाते हैं। पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट ये आपके कहलाएंगे। अब इस पर कुछ क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा, कौन सा पुअर होगा, वो हम लोग बात करते हैं। पहले आप इतना आप नोट करें। हाँ जी, अब देखते हैं जरा ध्यान से कि कौन कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट बनाएंगे, जरा देखा जाए। पहले एक एग्जांपल देखो कि अगर हम सोडियम का रिएक्शन करा दें हाइड्रोजन के साथ, ठीक है जी, तो क्या बनाएगा जरा बताइए? NaH सोडियम हाइड्राइड, और 2 से गुना कर दो ताकि बैलेंस हो जाए, और यहाँ पे भी 2 से गुना कर दो, और यहाँ पे H पे क्या हो जाएगा? माइनस, और ये क्या हो जाएगा? प्लस। तो आयनिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं कौन कौन से कंपाउंड बनता है। अगर लिथियम हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा तो लिथियम हाइड्राइड, सोडियम करेगा तो सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम करेगा तो पोटेशियम हाइड्राइड, रुबिडियम करेगा तो रुबिडियम हाइड्राइड, सीजियम करेगा तो सीजियम हाइड्राइड। अब इसमें देखना है, क्योंकि आप जानते हैं कि ऑल आर पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, सब पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन इनमें सबसे बेटर रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? तो इसमें सबसे बेटर रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? ये वाला, फिर ये, फिर ये, फिर ये। तो ये आपका हो गया रिड्यूसिंग नेचर, रिड्यूसिंग नेचर। तो सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग नेचर किसके पास है? सीजियम के पास है। किसके पास? सीजियम के पास। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे लो लैटिस एनर्जी, काफ़ी लैटिस एनर्जी क्या है यहाँ पे? कम है, लो लैटिस एनर्जी, या इसको हम लोग बोल सकते हैं मिनिमम लैटिस एनर्जी, मिनिमम
लैटिस एनर्जी। क्यों? आपको पता है कि सीजियम का साइज इनमें सब में सीजियम का साइज क्या है? बड़ा है, सब में सीजियम का साइज बड़ा है। और ये आपका क्या हो गया? हाइड्राइड। ये क्या हो गया? हाइड्राइड। तो आपको पता होना चाहिए कि बड़ा साइज होने की वजह से इन दोनों में अट्रैक्शन क्या होगा? वीक अट्रैक्शन। वीक अट्रैक्शन। जब वीक अट्रैक्शन होगा तो इसको ईजिली क्या कर देगा? ईजिली इस H को रिमूव कर देगा। और जब ईजिली दे देगा तो ये बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। ठीक है, जो जल्दी से हाइड्रोजन निकाल देगा तो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। तो हम कह सकते हैं कि टॉप टू बॉटम जब आते हैं, टॉप टू बॉटम, तो रिड्यूसिंग नेचर क्या होगा? रिड्यूसिंग नेचर टॉप टू बॉटम आएंगे तो रिड्यूसिंग नेचर क्या होता है? बढ़ता है। टॉप टू बॉटम आने पर रिड्यूसिंग नेचर बढ़ता है। तो इस बात को याद रखिएगा। तो सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग नेचर इसका है। टॉप टू बॉटम आने पर रिड्यूसिंग नेचर बढ़ता है, क्योंकि रेडियस बढ़ेगा तो जल्दी से H को निकाल देगा। ठीक है, तो हाइड्राइड्स का जो रिड्यूसिंग नेचर होता है टॉप टू बॉटम बढ़ता है। आप इसको जल्दी से नोट कर लें। हाँ जी, इनमें एक और बात आपसे पूछ सकता है, थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी देखो, ध्यान से देखो, लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड, रुबिडियम हाइड्राइड, सीजियम हाइड्राइड। आपको पता है कि ऊपर से नीचे जब आप आइएगा टॉप टू बॉटम तो रेडियस ऑफ केटायन क्या होगा? इंक्रीज करेगा। केटायन का रेडियस इंक्रीज करेगा। जब केटायन का रेडियस इंक्रीज करेगा तो केटायन और हाइड्राइड के बीच में अट्रैक्शन क्या होगा? डिक्रीज करेगा। मतलब अट्रैक्शन बिटवीन केटायन एंड एनायन क्या होगा? डिक्रीज करेगा। रेडियस बढ़ने से अट्रैक्शन कम हो जाएगा, वीक हो जाएगा। तो जब वीक हो जाएगा तो फिर क्या होगा? इजिली ये ब्रेक कर जाएगा। जब इसके बीच के अट्रैक्शन वीक हो जाएगा साइज बढ़ने की वजह से, तो ब्रेक कर जाएगा। जब ब्रेक कर जाएगा तो उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि ऊपर से नीचे आने पर थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगा? डिक्रीज कर जाएगा। क्यों? ड्यू टू वीक अट्रैक्शन। कम अट्रैक्शन होने की वजह से क्या होगा? थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा थर्मल स्टेबिलिटी लिथियम हाइड्राइड के पास है, फिर सोडियम हाइड्राइड के पास है, फिर पोटेशियम हाइड्राइड के पास है, फिर रुबिडियम हाइड्राइड के पास है, और लास्ट में कौन सा हो जाएगा? सीजियम हाइड्राइड। ये हो जाएगा इसका थर्मल स्टेबिलिटी। बात आगे समझ में? तो हम कह सकते हैं कि ऊपर से नीचे आने पर केटायन का साइज बढ़ेगा, अट्रैक्शन बिटवीन केटायन और एनायन डिक्रीज करेगा। जब अट्रैक्शन कमज़ोर होगा तो वो स्टेबल नहीं होगा, स्टेबिलिटी घट जाएगी ड्यू टू वीक अट्रैक्शन। तो सबसे ज़्यादा थर्मल स्टेबल कौन होगा? लिथियम हाइड्राइड। इस बात को नोट कर लें। हाँ जी, अब जरा देखते हैं दीज हाइड्राइड्स, जो आप हाइड्राइड्स अभी रिएक्शन करा के बनाए हो, रिएक्ट विथ वाटर, ये वाटर के साथ रिएक्शन कर जाएंगे, वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे टू रिलीज H2 गैस, और H2 गैस रिलीज करेंगे एलॉन्ग विथ फॉर्मेशन ऑफ अल्कली सॉल्यूशन, मतलब बेस सॉल्यूशन बनाएंगे। देखो ये आपका क्या हो गया? मेटल हाइड्राइड हो गया, और ये H2O से रिएक्शन करके क्या निकाल दिया? हाइड्रोजन गैस। और यहाँ पे क्या बना दिया? बेस, MOH बेस बना दिया। और यहाँ पर कोई सा मेटल हो सकता है? अल्कली मेटल। तो ये हम इसके बारे में लिख दें। याद करना कि अल्कली मेटल के जो हाइड्राइड्स होंगे जब H2O से रिएक्शन करेंगे तो हाइड्रोजन गैस निकालेगा और बेस बनाएगा। यहाँ पे एक रिएक्शन देखो जरा, स्टार लगा के हम लिखे हैं, ये इस लैंग्वेज से इसका कोई रिलेशन नहीं है, ये अलग से हम बता रहे हैं। मेटल हाइड्राइड जब ये अल्कोहल से रिएक्शन करेगा, इसका नाम है इथाइल अल्कोहल। जब ये अल्कोहल से रिएक्शन करेगा तो ये आपका H2 गैस निकालेगा,
अच्छा, यहाँ पर मान लेते हैं कि आपका यहाँ पे M ना लेके चलो एक एग्जांपल में हम सोडियम ले लें, सोडियम हाइड्राइड। ये क्या है? सोडियम हाइड्राइड। तो H निकालेगा, माने ये वाला H और ये वाला H मिलके H2 गैस निकल जाएगा, और यहाँ पर C2H5O में Na जाकर ऐड हो जाएगा। C2H5O में Na जाकर ऐड हो गया और H और H मिलके H2 गैस निकल गया। तो अल्कोहल भी सोडियम हाइड्राइड मतलब मेटल हाइड्राइड से रिएक्शन करके ये सॉल्ट बनाएगा। ये क्या है? सॉल्ट है। ये क्या है? सॉल्ट। और यहाँ से क्या निकल जाएगा? H2 गैस आपका निकल जाएगा। तो इसको आप नोट कर लें। जरा आप समझते हैं अपना चौथा केमिकल प्रॉपर्टी अल्कली मेटल का। अल्कली मेटल्स जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेंगे, मान लेते हैं एम आपका अल्कली मेटल्स क्या क्या हो सकते हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये आपके अल्कली मेटल्स हो सकते हैं। जब इसके साथ रिएक्शन कराएगा तो आपका मेटल हाइलाइड बनाएगा। क्या बनाएगा? मेटल हाइलाइड। और ये मेटल जो हाइलाइड है इसको मेटल हाइलाइड बोलेंगे, मेटल हाइलाइड। ठीक है जी। जब बनाएगा तो ये मोस्टली आयनिक होगा। क्यों आयनिक? क्योंकि M पे प्लस चार्ज और X पे -1 चार्ज, तो मोस्टली आयनिक कंपाउंड होंगे। देखो M पे +1 और X पे -1, जैसे NaCl बनाएगा, यहाँ पर मेटल Na हो जाएगा और हाइड्रोजन क्या रख दो? Cl, तो NaCl बनाएगा, तो Na पे चार्ज +1 और Cl पे माइनस, इसका नाम हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। तो इसका जनरल नाम मेटल हाइलाइड होगा, लेकिन स्पेशल नाम यहाँ पर सोडियम आ गया है क्लोरीन, तो नाम हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। अब जरा देखते हैं कि यहाँ पर मेटल सब जगह हम सेम ले लेते हैं, मतलब यहाँ सोडियम, यहाँ सोडियम, यहाँ सोडियम, यहाँ सोडियम, कोई सा ले लो सेम, और यहाँ पर हाइड्रोजन बदल दो, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इसमें देखो ये MF मतलब मेटल फ्लोराइड में M+ और F पे चार्ज माइनस हो जाएगा। और आपको पता है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में सबसे छोटा साइज कौन होता है? फ्लोरीन। ऊपर से नीचे आने पर, टॉप टू बॉटम आने पर रेडियस क्या होता है? बढ़ता है, तुम जानते हो। तो टॉप टू बॉटम आएगा तो रेडियस बढ़ेगा, जो ऊपर वाला होगा साइज उसका छोटा। क्या होगा जी? छोटा। तो फ्लोरीन का साइज क्या होगा? छोटा। तो इसका F- का साइज क्या है? छोटा, छोटा, एकदम छोटा, 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 नन्ही सा है, नन्ही से एकदम, तो एकदम साइज छोटा। जब साइज छोटा होगा तो अट्रैक्शन ज़्यादा करेगा, जब साइज छोटा होगा तो ज़्यादा चिपकाएगा, ज़्यादा अट्रैक्शन करेगा। जब ज़्यादा अट्रैक्शन करेगा तो इस केटाइन और एनायन में अट्रैक्शन खूब ज़्यादा, तो लैटिस एनर्जी खूब फुर से खूब ज़्यादा निकलेगा, खूब फुर 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 ज़्यादा निकलेगा, फुर 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 खूब लैटिस एनर्जी ज़्यादा निकलेगा। और जब खूब लैटिस एनर्जी ज़्यादा निकलेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगा। एनर्जी घटने से, एनर्जी निकलने से स्टेबिलिटी बढ़ता है, तो खूब अच्छा आयोनिक कंपाउंड कहलाएगा। तो जितना साइज छोटा होगा एनायन का उतना ज़्यादा अट्रैक्शन, जितना ज़्यादा अट्रैक्शन उतना ज़्यादा लैटिस एनर्जी निकलेगा, जितना ज़्यादा लैटिस एनर्जी निकलेगा उतना अच्छा आयोनिक कंपाउंड कहलाएगा। तो आयोनिक कैरेक्टर किसके पास ज़्यादा है? इसके पास, फिर Cl के पास, फिर Br के पास, फिर Mi के पास है। तो एक बात यहाँ पर लिख लो, यहाँ पर एक बात लिख लो कि जब रेडियस ऑफ एनायन घटेगा, एनायन का रेडियस घटेगा और रेडियस ऑफ केटायन, केटायन का रेडियस बढ़ेगा, केटायन का रेडियस बढ़ेगा। इस बात को याद कर लो, एनायन का रेडियस घटेगा और केटायन का रेडियस बढ़ेगा, तो हम कह सकते हैं कि आयोनिक कैरेक्टर क्या होगा? खूब अच्छा होगा, आयोनिक कैरेक्टर बढ़ेगा। एनायन जितना छोटा होगा और केटायन जितना बड़ा होगा, आयोनिक कैरेक्टर क्या होगा? बढ़ेगा। और कोवैलेंट कैरेक्टर, Cc का मतलब कोवैलेंट कैरेक्टर घटेगा। जाहिर सी बात है, जब आयनिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो कोवैलेंट कैरेक्टर घटेगा। इस बात को याद कर लो, काम करेगा, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग में, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर आप पढ़े हैं, उसमें एक रूल होता है फजान्स रूल। क्या होता है जी? फजान्स रूल। उसी फजान्स रूल में इस बात को पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो बताओ यहाँ पे एनायन का साइज क्या है? छोटा। एनायन का साइज जितना छोटा उतना आयनिक कैरेक्टर बढ़ेगा। तो आयनिक कैरेक्टर किसका ज़्यादा होगा? MF का। इन बातों को जरा ध्यान से लिखो और दिमाग में फिट करो। हाँ जी, तो ध्यान से देखो, ध्यान से। अब एक एग्जाम्पल हम कराते हैं, ध्यान से यहाँ पर देखिएगा। जो अभी लिखे थे MF, MCl,
MBr और यहाँ पे लिख देते हैं Mi। क्या लिख देते हैं? Mi। या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, चलो यहाँ पर NaF कर दो, यहाँ पर NaCl कर देते हैं, यहाँ पे NaBr कर देते हैं और यहाँ पर NaI कर देते हैं। ठीक है जी। तो बताओ सबसे ज़्यादा लैटिस एनर्जी किसके पास है? इसके पास। अगर देखा जाए लैटिस एनर्जी का ऑर्डर, लैटिस एनर्जी किसके पास ज़्यादा निकलेगा? लैटिस एनर्जी, जितना छोटा साइज होगा ना उतना ज़्यादा अट्रैक्शन। किसका छोटा साइज? एनायन का। तो अट्रैक्शन यहाँ पर ज़्यादा है तो खूब एनर्जी निकलेगा। जब लैटिस एनर्जी खूब निकलेगा तो उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। अगर हम पूछें आपसे मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर, मेल्टिंग पॉइंट, ये क्या लिखे हैं? मेल्टिंग पॉइंट। अगर हम आपसे पूछें मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर तो ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसके पास होगा? इसी NaF के पास, फिर NaCl के पास, फिर NaBr के पास और फिर NaI के पास मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। बात आ गई समझ में? क्यों मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा हो? क्योंकि लैटिस एनर्जी खूब निकलेगा तो खूब स्टेबल हो जाएगा ना जी। जब खूब स्टेबल होगा तो अच्छा सॉलिड बनेगा। अच्छा सॉलिड बनेगा तो उसको मेल्ट करने के लिए खूब टेम्परेचर देना पड़ेगा, तब जाके बेचारा ये मेल्ट होगा, तब जाके पिघलेगा। तो ये एग्जाम्पल दिमाग में रखिएगा। अब जरा देखते हैं आगे, यहाँ पे हम लिखने जा रहे हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, हैलाइड्स ऑफ लिथियम, हैलाइड्स ऑफ लिथियम, हैलाइड्स ऑफ लिथियम, लिथियम का हैलाइड्स। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर लिख दिए LiF, यहाँ लिख दिए LiCl, यहाँ लिख दिए LiBr और यहाँ पर लिख दिए LiI। ठीक है। और एक बार जरा हम बात लिख चुके हैं कि एनायन का साइज जितना छोटा होगा, जितना एनायन का साइज छोटा होगा आयनिक कैरेक्टर बढ़ेगा और कोवैलेंट कैरेक्टर घटेगा, और केटायन का साइज जितना बढ़ेगा उतना आयनिक कैरेक्टर बढ़ेगा और कोवैलेंट कैरेक्टर घटेगा। ये हम बात लिख चुके हैं पीछे। तो केटायन के साइज बढ़ाइए तो आयनिक कंपाउंड अच्छा मिलेगा और एनायन के साइज कम कीजिए तब भी आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा मिलेगा। ठीक है। अब एक बात जरा यहाँ बताओ, यहाँ पे जो मामला है नो LiF, अल्कली मेटल में सबसे छोटा साइज किसका होता है? लिथियम का। तो लिथियम का सबसे छोटा साइज मतलब लिथियम जो केटायन बनेगा प्लस, यहाँ पर जो लिथियम केटायन प्लस जो बनने वाला है और F माइनस, तो ये अल्कली मेटल में लिथियम काफ़ी छोटा साइज है। केटायन का साइज क्या हो जाए? छोटा। जितना केटायन का साइज घटेगा उतना आयनिक कैरेक्टर घटेगा और उतना कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएगा। देखो ना, केटायन बढ़ने से आयनिक कैरेक्टर बढ़ेगा, कोवैलेंट कैरेक्टर घटेगा, और केटायन घटने से आयनिक कैरेक्टर घट जाएगा और कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि इस केस में LiF जो है, LiF ये होगा आपका आयोनिक कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड। अब बाकी ये सब जो हैं ये आपके हो जाएंगे कोवैलेंट कंपाउंड, कोवैलेंट कंपाउंड। इसका मेन वजह ये है कि ये जो आपके प्रीडोमिनेंटली क्या होंगे? कोवैलेंट कंपाउंड। क्योंकि लिथियम का साइज काफ़ी छोटा होता है। लिथियम का साइज छोटा होने से, केटायन का साइज छोटा होने से आयनिक कैरेक्टर घटेगा, और ये जो एनायन Cl, Br और I जो है एनायन का साइज बढ़ जाने से, एनायन का साइज बढ़ जाने से आयनिक कैरेक्टर भी घट जाता है। देखो, एनायन घटेगा तो आयनिक कैरेक्टर बढ़ेगा और एनायन बढ़ेगा तो आयनिक कैरेक्टर घट जाएगा। तो एनायन Cl, Br और I जो ये तीनों है फ्लोरीन से बड़ा है तो आयनिक कैरेक्टर घट जाएगा, और लिथियम भी छोटा है तो आयनिक कैरेक्टर घट जाएगा। और इसमें क्या है कि फ्लोरीन छोटा है, एनायन क्या है? छोटा, तो एनायन घटने से आयनिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा। ठीक है। तो इस बात को बस याद रखना है कि LiF आयनिक कंपाउंड होगा और बाकी जो ये LiCl, LiBr, LiI प्रीडोमिनेंटली क्या होते हैं? कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं। क्यों? ड्यू टू ए स्मॉल साइज ऑफ Li+1 एंड लार्ज साइज ऑफ Cl, Br, I, Cl माइनस Br माइनस और I माइनस, इनका साइज क्या होगा? बड़ा हो जाएगा और इसका साइज छोटा हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएंगे? ये कोवैलेंट कैरेक्टर में आ जाते हैं। तो
तो इस बातों को जरा दिमाग में रखिएगा और इसको नोट कर लो। हाँ जी, लेकिन यहीं पर देखो ये अगला एग्जाम्पल, अगर मैं दे दूं NaF, NaCl, NaBr, Na, तो सबसे पहले बात है कि ये ऑल आर आयोनिक कंपाउंड्स, ऑल आर आयोनिक कंपाउंड्स। क्यों? लिथियम का साइज छोटा था, केटाइन का साइज छोटा होने की वजह से आयनिक कैरेक्टर घट गया था, क्योंकि आयनिक कैरेक्टर बढ़िया बनाना है तो केटाइन का साइज बड़ा करो और एनायन का साइज छोटा करो, लेकिन लिथियम का साइज छोटा होता है, केटाइन का साइज छोटा, इसलिए आयनिक कैरेक्टर क्या हो गया था, घट गया था। कोवैलेंट कंपाउंड बनाया था LiCl, LiBr, Li, उसमें LiF एक बनाया था आयनिक कंपाउंड। लेकिन ये सब क्या हो जाएंगे, ये सब आयनिक कंपाउंड बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? क्योंकि Na इनका साइज क्या होता है, लिथियम से बड़ा होता है। यहाँ पे केटाइन का साइज बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए ये आपके आयनिक कंपाउंड, आयनिक कैरेक्टर इनके पास ज़्यादा हो जाएगा, ये आयनिक कंपाउंड बनाएंगे। अच्छा, ये सब कॉन्सेप्ट कहाँ पढ़ना है? ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको फजान्स रूल में पढ़ना है। कौन सा रूल में? फजान्स रूल केमिकल बॉन्डिंग में। फजान्स रूल ये पढ़ना है केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में, वहाँ पर अच्छे समझ में आ जाता है, लेकिन बस उसका थोड़ा सा यहाँ पर एप्लीकेशन है। अब आप देखिए यहाँ पे, अगर हम सबसे पहले पूछ दें इसमें कि आयनिक कैरेक्टर किसके पास ज़्यादा है, सब तो आयनिक कंपाउंड है लेकिन कैरेक्टर ज़्यादा किसके पास है, तो जितना एनायन का साइज, क्योंकि यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन में एनायन बदल रहा है, एनायन क्या हो रहा है, बदल रहा है। देखो एनायन क्या हो रहा है, बदल रहा है। अब केटाइन इसमें क्या है, सेम है, इसमें केटाइन क्या है, सेम है, Na प्लस Na प्लस Na प्लस, इसमें केटाइन सेम है, तो एनायन बदल रहा है। जितना एनायन का साइज छोटा होगा उतना आयनिक कैरेक्टर बढ़ेगा। तो NaF, NaCl, NaBr और Na, इनका आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा किसके पास है, NaF के पास। ठीक है जी, बात आगे समझ में। लेकिन सब आयनिक कंपाउंड है, सब आयनिक कंपाउंड, लेकिन आयनिक कैरेक्टर का ऑर्डर हम लोग बस यहाँ पर देखना चाह रहे थे। अब इसमें एक और एग्जाम्पल मैं कराना चाहूँगा, देखो क्या, हाँ जी, एक और एग्जाम्पल मैं करा दूँ। देखो LiX मान लेते हैं, यहाँ पर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है, NaX, KX, रुबिडियम X, सीजियम X, मतलब हाइलाइड है। अब इसमें देखो, इसमें क्या है, केटाइन सेम है, एनायन बदल रहा है। इसमें क्या है, केटाइन बदलेगा, एनायन सेम हो जाएगा। आपको बताना है कि आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा किसके पास है, आयनिक कैरेक्टर, आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा किसके पास है। तो ध्यान से सुनना, ध्यान से, हम पहले बता चुके हैं, पहले हम क्या बता चुके हैं, केटाइन का रेडियस बढ़ेगा तो आयनिक कैरेक्टर बढ़ेगा, आयनिक कैरेक्टर बढ़ेगा, और कोवैलेंट कैरेक्टर क्या होगा, घटेगा, केटाइन के रेडियस बढ़ जाने से। तुम जानते हो कि ऊपर से नीचे आएंगे तो रेडियस ऑफ केटाइन क्या होगा, बढ़ेगा, केटाइन का रेडियस बढ़ेगा। जब केटाइन का रेडियस बढ़ेगा तो आयनिक कैरेक्टर बढ़ेगा और कोवैलेंट कैरेक्टर CC क्या हो जाएगा, घटेगा। तो सबसे अच्छा आयनिक कंपाउंड कौन हो जाएगा, CSX, रुबिडियम हाइलाइड बोलो, फिर उसके बाद से बताओ पोटेशियम हाइलाइड, फिर बताओ सोडियम हाइलाइड, फिर बताओ लिथियम हाइलाइड, ये आयनिक कैरेक्टर। और अगर आपसे कोई पूछे कि कोवैलेंट कैरेक्टर क्या हो जाएगा, कोवैलेंट कैरेक्टर, कोवैलेंट कैरेक्टर, तो इसका उल्टा कर दो, आयनिक कैरेक्टर का उल्टा क्या हो जाएगा, कोवैलेंट कैरेक्टर। तो जितना अच्छा आयनिक कैरेक्टर होगा उतना खराब कोवैलेंट कैरेक्टर उसके अंदर होगा। ठीक है, बात आगे समझ में। तो इस बात को लिख लीजिए। अच्छा, यहाँ पे किसके मुताबिक डिसाइड किए, यहाँ पे क्या है कि एनायन का साइज जितना कम होगा उतना आयनिक कैरेक्टर बढ़ेगा और उतना ही कोवैलेंट कैरेक्टर घटेगा। ठीक है जी, तो एनायन का साइज यहाँ पर देखा गया है, तो आयनिक कैरेक्टर अच्छा पाना है तो एनायन छोटा, और आयनिक कैरेक्टर अच्छा पाना है तो केटाइन का साइज ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो इन बातों को आप अच्छे से नोट कर लो।
हाँ जी, अब जरा देखो ध्यान से, हम पहले लिख चुके हैं कि LiCl इज नॉट, सॉरी, लिख चुके हैं कि LiCl जो है इसके पास कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होता है, तो ये कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं। क्या होते हैं? कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं। जब कोवैलेंट कंपाउंड होता है तो वो वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होते हैं। कोवैलेंट कंपाउंड जनरली वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होते, इस बात को याद रखो। कोवैलेंट कंपाउंड जनरली वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होते हैं, नॉट सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, तो तुमसे कोई पूछेगा LiCl में यहाँ पे प्लस केटायन भी है और Cl एनायन भी है, तो जब पानी में दोनों जाएगा तो केटायन एनायन टूट जाएगा पानी में, तो घुल जाना चाहिए था। तो सवाल पूछेगा क्यों नहीं घुलता LiCl, तो बोलना LiCl भले ही केटायन एनायन आपको दिख रहा है लेकिन ये कोवैलेंट कंपाउंड होता है। क्यों? कि Li का साइज काफ़ी छोटा होता है, जब छोटा होगा, स्मॉल साइज है, तो कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएगा। अब कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा तो आयनिक कैरेक्टर घट जाएगा, तो इसलिए ये कंपाउंड कोवैलेंट कंपाउंड हो जाएगा। अब कोवैलेंट कंपाउंड वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं है, तो ये हाई कोवैलेंट कैरेक्टर इसके अंदर होता है, तो ये वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं है। तो LiCl इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर। पूछा जाएगा वाई, क्यों? तो बोलना हाई कोवैलेंट कैरेक्टर के वजह से। क्यों कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होता है? क्योंकि लिथियम का साइज छोटा होता है। साइज छोटा होगा तो क्या होगा? साइज छोटा होगा तो कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएगा और आयनिक कैरेक्टर घट जाएगा। अच्छा, एक बात और देखो, LiCl को जब आप एटमॉस्फेयर में रख दोगे, लिथियम क्लोराइड को एटमॉस्फेयर में, तो एटमॉस्फेयर से क्या होगा? मॉइस्चर को लेकर वो LiCl H2O में कन्वर्ट हो जाएगा, LiCl.2H2O। इस बात को याद रखना होगा। लिथियम क्लोराइड एटमॉस्फेयर में जाएगा तो लिथियम क्लोराइड .2H2O बनाएगा, और इस कंपाउंड को बोलते हैं डेलिक्वेसेंट। क्या बोलते हैं? डेलिक्वेसेंट बोलते हैं। तो कोई पूछेगा लिथियम क्लोराइड डेलिक्वेसेंट बनाता है? बोलना हाँ, क्योंकि एटमॉस्फेयर में जाकर ये कंपाउंड बनाता है। कोई दिक्कत आया समझ में? तो छाप लीजिए इसको, दिल पे मत लेना, ये सब चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर करो। कुछ केमिकल बॉन्डिंग इस्तेमाल हुआ है, फजान्स रूल। फजान्स रूल अगर क्लियर है तो मामला क्लियर है। ठीक है, तो बस जितना भी लिखे हैं उसको उतना भी पकड़ बना लोगे तो काम तुम्हारा हो जाएंगे। इसीलिए मैं कहते थे कि पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग पे पकड़ बनाओ, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक सबको अपना लो, सबको गले लगा लो, सीने से लगा लो। लेकिन गले और सीने से लगाने के लिए पहले पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ठीक है, इसको आप नोट करो। हाँ जी, अब जरा देखते हैं अल्कली मेटल का प्रॉपर्टी नंबर 5, केमिकल प्रॉपर्टी नंबर 5, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। इससे जेई मेंस, जेई एडवांस में सवाल पूछे जा चुके हैं, इसलिए इसको ध्यान से देखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट। टॉपिक का नाम है सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड अमोनिया। क्या अल्कली मेटल्स को हम लिक्विड अमोनिया में डालेंगे तो क्या सॉल्युबल होगा कि नहीं होगा, उसके अंदर घुलेगा कि नहीं घुलेगा? तो ऑल अल्कली मेटल्स, ग्रुप नंबर 1 वाला, आर सॉल्युबल इन लिक्विड अमोनिया फॉर्मिंग डीप ब्लू सॉल्यूशन। जैसे ही हम लोग अल्कली मेटल्स को लिक्विड अमोनिया में डालेंगे तो सॉल्युबल हो जाता है। जब सॉल्युबल होगा तो कलर उसका हो जाएगा डीप ब्लू। और हमारे यहाँ केमिस्ट्री में कलर की बात बहुत ज़्यादा चलता है, कभी पिंक, कभी रेड, कभी येलो, कभी ग्रीन, सिर्फ कलर का ही बात चलता है। कलरफुल सब्जेक्ट है ये। ठीक है, कभी पिंकी तो कभी डिंगी, कभी रिंकी, बहुत कलर की बात चलेगी। ठीक है जी, पिंकी, रिंकी, डिंकी, डिंकी कलर नहीं होता है जी, ऐसे ही बोले हैं। आप कोई डिंकी सुन रही होगी तो हंस जाएगी, वाह कि मेरा नाम लिए हैं सर, बहुत बढ़िया। चलो, ऑल अल्कली मेटल्स आर सॉल्युबल इन लिक्विड अमोनिया फॉर्मिंग डीप ब्लू सॉल्यूशन। घुलने के बाद से डीप ब्लू सॉल्यूशन देता है। डीप ब्लू सॉल्यूशन कैसे देता है जरा देखो। मान लेते हैं ये M है और ये M अल्कली मेटल्स मतलब लिथियम या तो सोडियम या तो पोटेशियम या तो रुबिडियम और नहीं तो सीरियम महाराज। और जब इसको हम लोग लिक्विड अमोनिया में, लिक्विड अमोनिया मतलब NH3 में जब डालेंगे तो सुनना, जब इसको मेटल को लिक्विड अमोनिया में डालेंगे तो ये काम करेगा सॉल्वेंट की तरह। कैसा काम करेगा? सॉल्वेंट, मतलब जिसमें किसी को डालते हैं घुलाने के लिए, तो जिसमें डालेंगे वो सॉल्वेंट की तरह काम करेगा। लिक्विड अमोनिया क्या है? सॉल्वेंट। तो जैसे जाएगा तो क्या होगा कि ये मेटल के पास दो तरह के मामलात हो जाएंगे। ये मेटल कन्वर्ट हो जाएगा M+1 में, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। और आपको पता है कि अल्कली मेटल्स पे सब पे चार्ज +1 होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन निकालेगा। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो ये जो बेचारा है M+1 में
कन्वर्ट हो जाएगा और इसके आसपास में पूरा अमोनिया घेर लेगा, क्योंकि अमोनिया के अंदर जा रहा है तो पूरे अमोनिया के मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आकर इसको घेर लेंगे चारों तरफ से कि अच्छा बबुआ हम आपको कहीं जाने नहीं देंगे, अगर आप हमारे अंदर आ गए हैं तो हम अब आपको बिछड़ने नहीं देंगे सनम, ठीक है जी। तो घेर लेगा। अच्छा अब यहाँ पर नन्हा मुन्ना राई हूँ, देश का सिपाही हूँ, इलेक्ट्रॉन है नन्हा मुन्ना, तो ये आपका इलेक्ट्रॉन जो है, इस इलेक्ट्रॉन को भी अमोनिया मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, घेर लेंगे। इस नन्हे मुन्ने बच्चों के ऊपर जुल्म होना शुरू हो जाएगा, बहुत बड़ा जुल्म। इलेक्ट्रॉन दब के मरने वाला है, कहेगा अरे क्या कर दिए तुम लोग हमारे साथ। तो अमोनिया बोलेगा भैया बाबू हम आपको घेर लिए हैं। तो अमोनिया इलेक्ट्रॉन को भी घेर लेगा। इसको बोलते हैं हम लोग सॉल्वेशन। क्या बोलते हैं जी, सॉल्वेशन। मतलब सॉल्वेंट्स पार्टिकल्स अगर घेर लेते हैं, सराउंड कर लेंगे किसी केटायन को या नेगेटिव चार्ज को, तो उसको बोलते हैं सॉल्वेशन। क्या बोलते हैं, सॉल्वेशन। बात आ गई समझ में। अच्छा अब देखो इसकी वजह से क्या बनेगा, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन जाएगा। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का पहचान होता है स्क्वायर ब्रैकेट। ये एम मेटल को क्या घेर लेगा, अमोनिया। अच्छा अमोनिया कितने संख्या में घेरेंगे हमको ही पता नहीं, तो x लिख लो, x की संख्या में घेरेंगे। अच्छा m पे चार्ज कितना है, +1, तो यहाँ पर +1 लगा दो। जब भी ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में कोई कंपाउंड दिखेगा तो बोलना वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। अब बोलना वो क्लास 12 में पढ़ना है डिटेल्स में, थोड़ा सा यहाँ पर यूज आ गया है, ठीक है। प्लस यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को अमोनिया घेरा है कि नहीं घेरा है, बिल्कुल घेर लिया है। कितना संख्या में, तो y मान लो, और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज निगेटिव तो यहाँ पर निगेटिव दिखा दो। इसको बोलते हैं अमोनिएटेड केटायन। ऐसा केटायन जो अमोनिया से घिर गया है, इसको बोलते हैं अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। ऐसा इलेक्ट्रॉन जो अमोनिया से घिर गया है। ये दो चीज़ बनेगा उस लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर, और इसी अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन के वजह से इस सॉल्यूशन का जो कलर होगा डीप ब्लू कलर होगा। इसी के वजह से ड्यू टू अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन द कलर ऑफ सॉल्यूशन इज डीप ब्लू। अब इस बात को आगे हम छापते हैं, इसको पहले आप नोट करो। हाँ जी, जरा अब देखो जितना बात हम बोले थे अब इसको लिख दिए हैं। ड्यू टू अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, या उसी को हम लोग बोलते हैं सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन। ब्लू कलर ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का जो कलर होगा ब्लू होगा इसी की वजह से। लेकिन ये खास बात यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि सॉल्यूशन का अगर मोलारिटी 3 से कम अगर है तब जाके वो कलर क्या होगा, ब्लू होगा। इस बात को याद रखना, अगर 3 से कम अगर सॉल्यूशन का मोलारिटी है तो देन द कलर ऑफ सॉल्यूशन इज ब्लू, ठीक है। और सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। क्यों पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, क्योंकि देखो ध्यान से कि इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, अमोनिया सराउंड कर रहा है। ये इलेक्ट्रॉन बेचारा तने तनहा है, एक है उसको अमोनिया घेर रहा है। जब एक है तो ऑड है तो अनपेयर्ड है, अनपेयर्ड होता है तो पैरामैग्नेटिक होता है। आप सबको पता है, ठीक है जी, आप सबको पता है कि अनपेयर्ड होगा तो पैरामैग्नेटिक होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन को अमोनिया घेर लेगा तो वो बेचारा एक इलेक्ट्रॉन तने तनहा है, अनपेयर्ड है, अकेला है, बच्चा है। अभी जब बड़ा होगा, जवान होगा, तब तो शादी भी होगा, तब तो पेयर्ड होगा बबुआ। तो अकेला है इसलिए पैरामैग्नेटिक, अनपेयर्ड तो पैरामैग्नेटिक। तो सर हम लोग भी अनपेयर्ड हैं, हाँ, अकेला हो अनपेयर्ड, आज जो 2 किला हो गया है तो डाईमैग्नेटिक, पेयर्ड में है, उसको बोलते हैं डाईमैग्नेटिक। जैसे मैं, कंडक्टिविटी हाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी हाई, पहले से ज़्यादा कंडक्टिविटी बढ़ जाएगा। मतलब इलेक्ट्रिक करंट पहले लिक्विड अमोनिया में जब फ्लो कर रहा होगा तो कम कर रहा होगा, अब बाद में जब मेटल चला गया ना उसके अंदर तो बहुत ज़्यादा कंडक्टिविटी फ्लो होगा, बहुत जल्दी करंट पास करेगा। अब एग्जांपल देख लो, इट शोज 10 टाइम्स मोर कंडक्टिविटी देन NaCl सॉल्यूशन। मतलब नमक को तुम डाल दो पानी में, अब करंट पास कराओ, जितना पास करेगा ना उससे 10 गुना ज़्यादा इस अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन वाले सॉल्यूशन में करंट पास करेगा। इस बात को याद रखना, ये सब इंफॉर्मेशन है। अच्छा अब देखना, इफ कॉन्सेंट्रेशन
ग्रेटर देन 3 मोलरिटी, अब 3 से ज़्यादा हो जाए, पहले क्या था 3 से कम, अब 3 से ज़्यादा, तो ये ब्लू कलर कहाँ चला जाएगा, कॉपर ब्रॉन्ज में, कहाँ जाएगा, कॉपर ब्रॉन्ज में चला जाएगा, मतलब ब्लू कलर सब्सटेंस कन्वर्ट हो जाएगा कॉपर ब्रॉन्ज कलर में, कॉपर ब्रॉन्ज, ठीक है। इट बिकम्स डाई मैग्नेटिक, इट बिकम्स डाई मैग्नेटिक, और अब वो हो जाएगा सॉल्यूशन डाई मैग्नेटिक। कंडक्टिविटी ऑलमोस्ट सिमिलर टू मेटल, एग्जाम्पल Hg, मतलब ऑलमोस्ट कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, मेटल के बराबर हो जाएगा, और उसमें भी कौन सा मेटल, Hg, मतलब कुछ खास कंडक्टिविटी इसमें नहीं होगा। इन सारे इंफॉर्मेशन को आप अपने दिमाग में रखेंगे, तब जाके बात आपको समझ में आएगी। हाँ जी, तो यहाँ पे एक बात जरा समझ लीजिए जल्दी से, इट स्लोली फेड्स टू गिव अमाइड NH2। जैसे इस सॉल्यूशन को, मतलब मेटल अमोनिया में जो चला गया है, जो सॉल्यूशन बना है डीप ब्लू, उसको लॉन्ग टाइम तक ओपनली रख दो, खुला छोड़ दो, ठीक है। जैसे खुला छोड़िएगा तो अब ये अमाइड देने लगेगा और H2 गैस यहाँ से निकलने लगेगा, H2 गैस और अमाइड देने लगेगा, ठीक है। और जाहिर सी बात है कि अगर कॉन्सेंट्रेशन 3 से ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब यही है कि आप ज़्यादा देर तक रखना चाह रहे हैं सॉल्यूशन को, तभी तो बढ़ा कर रख रहे हैं। तो बढ़ाइएगा तो ज़्यादा देर तक जैसे रखिएगा तो ये क्या होगा, फेड्स टू गिव अमाइड NH2, मतलब ये जो आपका कंपाउंड है, ये वाला जो कॉम्प्लेक्स, ये खत्म होना शुरू हो जाएगा और ये अमाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, MnH2 मेटल अमाइड, और H2 गैस यहाँ से निकल जाएगा। लेकिन ऐसे नहीं, क्योंकि यहाँ पे बताओ प्लस चार्ज है, तो इसको न्यूट्रल होने के लिए, क्योंकि यहाँ पर कहीं चार्ज नहीं है, तो न्यूट्रल होने के लिए इसको इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ये प्लस और ये निगेटिव मिलकर न्यूट्रल, और ये अमाइड में और हाइड्रोजन गैस में चला जाएगा। तो बताओ जैसे ही इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो अब तो जो तने तनहा इलेक्ट्रॉन था, उसको अमोनिया घेर रहा था, वो तो खत्म हो गया। जैसे ही खत्म हो जाएगा तो ये वो पैरा मैग्नेटिक से कहाँ चला जाएगा, डाई मैग्नेटिक में, ठीक है। पहले पैरा था, अकेला था इलेक्ट्रॉन, इसलिए पैरा था। अब जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन कोई खींच लेगा, ये साल्ट, मतलब ये कॉम्प्लेक्स वाला कंपाउंड न्यूट्रल होने के लिए, तब वो तो अकेलापन उसका खत्म, जैसे अकेलापन खत्म अब वो कन्वर्ट हो जाएगा डाई मैग्नेटिक में। तो आज का लेक्चर ये 3 केमिकल प्रॉपर्टीज मैंने डिस्कस किया, काफ़ी इंपॉर्टेंट। लेक्चर को ध्यान से देख लीजिए, अब प्रॉपर नोट्स बना लो और समझ के लेक्चर को देखो। अगर ना समझ में आए तो फिर दोबारा उसको बैक करके देखो, बिल्कुल समझ में आएगा। ओके, थैंक यू।